सभी को नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। रिमझिम पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 1 के लिए अगले सत्र से संचालित होगी, उसको लेकर के पूर्व के सत्रों में हम लोगों ने आपसे कई मुद्दों पर बातचीत की है, जैसे कि जो प्रशिक्षण साहित्य है उसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, रिमझिम पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया गया है, कहानी के जो पाठ हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और जो कविता के पाठ हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ जो चित्र से संबंधित पाठ हैं और जो चित्र कथा है वो किस प्रकार से भाषाई दक्षता विकास में मदद करती है। उसी क्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जब हम बच्चों के साथ इन पाठों को लेकर के होंगे, कक्षा शिक्षण कर रहे होंगे, तो जैसा आप सब जानते हैं कि कक्षा शिक्षण के लिए हमें पूर्व में ही एक योजना बनानी होती है, और यदि योजना के साथ हम कक्षा शिक्षण के लिए बच्चों के साथ होते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपने शिक्षण कार्य को संपादित कर लेते हैं। इस सत्र में हम लोग पाठ योजना कैसे बनाई जाए इसको लेकर के बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पाठ योजना किस प्रकार से बच्चों के साथ कार्य करने में हमें सहायता करती है और हमारे कार्य को सरल और सहज बनाती है। यदि पाठ योजना के उद्देश्यों पर बातचीत की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ योजना के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से संदर्भित होते हैं, जैसे पाठ योजना के माध्यम से हम एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाते हैं। व्यवस्थित कार्य योजना का तात्पर्य जो भी हमारा 40 मिनट अथवा 45 मिनट का कक्षा शिक्षण का कार्य होता है, जिस पर हम बच्चों के साथ भाषा के संबंध में बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, एक निश्चित हमारा उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाते हैं पाठ्य योजना के रूप में। और यह पाठ्य योजना जब हम तैयार करते हैं तो यह हमें मदद करती है क्रमबद्ध रूप से कक्ष में प्रस्तुतिकरण करने में। प्रस्तुतिकरण करने का तात्पर्य जब हम विषय ज्ञान को अथवा अनुभव या विषय वस्तु को बच्चों के साथ साझा करते हैं तो वहां जब हम उन बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से उनके सामने रखते हैं तो उनकी समझ बेहतर होती है और बच्चे सरल तरीके से उनको सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं। एक और उद्देश्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बातचीत की जाए तो यह इस प्रकार से संदर्भित होती है कि बच्चे जो कुछ पूर्व में जानते हैं और उसके आधार पर शिक्षक की मदद से जो कुछ जान सकते हैं उसी क्षेत्र में हमको कार्य करने की आवश्यकता होती है। आप देखें, पूर्व में आपने बहुत सी पाठ्य योजनाएं बनाई होंगी। जब आप बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं
फिर उद्देश्य कथन करते हैं और फिर आगे के प्रस्तुतिकरण की बातचीत करते हैं। ऐसा करने के दौरान एक शिक्षक यह पूरी तरह से ध्यान रखता है कि मेरा कक्षा शिक्षण जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही हो रहा हो। यदि हम एक ऐसी विषय वस्तु पर चर्चा करना शुरू कर दें जिसके बारे में बच्चों को पूर्व से ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो शायद जो नवीन ज्ञान हम उनके साथ साझा कर रहे हैं वो उसको ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करेंगे, वो उनके लिए एक समस्या हो जाएगी। इसलिए एक शिक्षक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही शिक्षक बच्चों के साथ कार्य करे। बरेली से एक प्रश्न आया है कि प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण, यह सही आपने कहा है कि स्लाइड में प्रस्तुतिकरण लिखा है और होना चाहिए प्रस्तुतिकरण। इस संबंध में यह जो मानक है लिखने का, प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण, यह दोनों ही मानक एक्सेप्टेबल है। आप शब्दकोश में भी इसको देख सकते हैं, दोनों ही तरह से इसे लिखा जाता है। आप चाहें तो इसे प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हैं और प्रस्तुतिकरण भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो पाठ योजना का उद्देश्य होता है वो कहता है कि यदि हम पाठ योजना के साथ कक्ष में हैं और उसके अनुसार ही कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो यह शिक्षक को सतत आकलन करने में भी सहायता करता है। सतत आकलन शिक्षक को दो तरीके से मदद करता है। एक, सीखने के लिए आकलन, और दूसरा, सीखने का आकलन। शुरुआती दौर में जब ZPD का ध्यान रखते हुए शिक्षक बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर प्रश्न करता है और फिर जिस उद्देश्य को लेकर के वह बच्चों के बीच होता है उसकी बात करता है और आगे बढ़ता है, तो वह बच्चों को क्या सीखना है इसके लिए आकलन करता है। और लगातार कक्षा शिक्षण के दौरान वह बच्चों के साथ उनकी प्रगति का आकलन करता रहता है और अंत में या लगातार वह यह भी ध्यान रखता है कि उन्होंने क्या सीखा। तो जब एक शिक्षक पाठ योजना के साथ पूरी तैयारी करके कक्षा शिक्षण के लिए कक्षा में जाता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है अपने उद्देश्यों में। गोरखपुर से एक प्रश्न आया है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि ZPD क्या है, इसे दोबारा स्पष्ट किया जाए। ZPD जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे जो पूर्व से जानते हैं, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए कक्ष में होता है तो वह यह पहले पता करता है कि बच्चे पूर्व से किस प्रकार की समझ रखते हैं और उसी समझ के ठीक ऊपर या ठीक आगे उसे लगता है कि यदि इसी जो उनका अनुभव है, उनकी जो समझ है, उसको शामिल करते हुए और आगे की यदि ये बात मैं करूं तो उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के साथ नए ज्ञान का सृजन हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि बच्चों को वर्णों की समझ है, वो वर्णों की आकृतियों को पहचानते हैं, अब उस आधार पर यदि मैं वर्णों और अक्षरों को मिलाकर के शब्दों के उच्चारण पर कार्य कराऊं तो बच्चे सफल हो जाएंगे, आपका शिक्षण कार्य सफल हो जाएगा, आपकी योजना सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हैं और अचानक एक दिन आप क्लास में घुसे बिना किसी शिक्षण योजना के
और आप सीधे उनको लिखने के लिए कहें या सीधे आप उनको वाक्य पढ़ने को कहें और आपको यह भी ना पता हो कि उन्हें वर्णों का ज्ञान है कि नहीं, वो समझ रखते हैं कि नहीं उच्चारण का, वर्णों को और अक्षरों का, तो वहां आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर हो गए। आप उस जोन में नहीं है। उस जोन में रहने का मतलब कि बच्चों की जो पूर्व का समझ है और पूर्व का अनुभव है, उसी के आधार पर उनके आगे के जो उनका जो ज्ञान है उनके साथ उसको सृजित करने की बात हो रही है। संभवतः जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्पष्ट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। बेहतर समझ विकसित करने में सहायक। एकदम ये ठीक बात है। जब हम एक पाठ्य योजना की मदद से कक्षा शिक्षण के लिए तैयार होते हैं और उसको संपादित करते हैं, क्रमबद्ध रूप से विषय वस्तु को बच्चों के साथ रखते हैं, कहां पर कौन सी गतिविधि करानी है उसको मैं शामिल करता हूं, कितने देर शिक्षक को बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए वो शिक्षक ध्यान रखता है। और जैसा कि प्रथम दिन के सत्र में भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि भाषाई दक्षता विकास के दौरान एक शिक्षक जब पाठ्य योजना बना रहा हो तो इस बात का भी ध्यान रखे कि हर एक कालांश में बच्चे को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने चारों दक्षताओं के विकास का थोड़ा थोड़ा अवसर मिले। तो यह जो पाठ्य योजना बनाने का उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार से संदर्भित हो रहा है जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया। आगे चलते हैं और आज हम एक कविता की पाठ्य योजना आपके साथ साझा करेंगे और हम लोग मिलकर यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक कविता को कक्ष में बच्चों के साथ साझा किया जाए। आपके साथ पूर्व के बहुत से अनुभव हैं, आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से एक पाठ्य योजना बना रहे होंगे और उस अनुसार कक्षा शिक्षण भी कर रहे होंगे। आप जब सफल हो रहे होंगे उन पाठ्य योजनाओं की मदद से तो आपके आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि भी हो रही होगी। उसी क्रम में अपने शैक्षिक कार्य में या हम ये कह सके कि हमारा जो शिक्षण कौशल है उसको और बेहतर बनाने के लिए यदि इस प्रकार से भी पाठ्य योजना को शामिल किया जाए और इस प्रकार से बच्चों के साथ कार्य किया जाए तो शायद हम और सहज और सरल तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। तो चलिए कविता की एक पाठ्य योजना को लेकर के आपसे बातचीत की जाए। रिमझिम पाठ्यपुस्तक से ही हमने एक कविता का पाठ लिया है, झूला। यदि इस पाठ को लेकर के बच्चों के बीच में कक्षा शिक्षण करना है तो पाठ्य योजना तैयार करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे कक्षा शिक्षण को संपादित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में हमें यह जानना जरूरी होगा, पहले हम यह निर्धारित करें कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। मऊ से एक बात पूछी जा रही है कि पाठ्य योजना या शिक्षण योजना। निश्चित रूप से इन दोनों में अंतर है। जब शिक्षण योजना बनाने की बात की जाती है तब हम किसी इकाई पर कार्य करते हैं और जब पाठ्य योजना बनाने की बात की जाती है तो हम किसी पाठ विशेष को लेकर के और जिस अंश विशेष पर कार्य करना चाहते हैं हम उस पर योजना बनाते हैं। तो यहां पर जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो पाठ्य योजना पर बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो झूला नामक कविता को लेकर के पाठ्य योजना बनाने के दौरान एक शिक्षक को यह पता होना चाहिए, हम सबको होता भी है, हम इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि आखिर इस कविता को क्यों इस पाठ में शामिल किया गया है, क्यों झूला ही पाठ को शामिल किया गया है।
और इसके माध्यम से, इस झूला पाठ के माध्यम से कक्षा 1 के बच्चों के किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, विशेष करके भाषाई दक्षता विकास में। तो यहां पर मुख्य रूप से 3 उद्देश्य संदर्भित किए गए हैं। पहला, कविता को लय में सुनाना। शिक्षक यह प्रयास करे कि बच्चे कविता को लय में सुनाएं। निश्चित रूप से जब हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि बच्चे कविता को लय में सुनाएं, तो पहले तो हमें ही उसको लय में गाना पड़ेगा, उनके सामने प्रस्तुतिकरण करनी होगी। और ये उद्देश्य मैं शुरुआत में निर्धारित कर रहा हूं जब मैं पाठ्य योजना बना रहा हूं उस वक्त। तो पहले तो शिक्षक को स्वयं ही उस कविता को लय में हाव भाव के साथ, जहां जैसा उतार चढ़ाव है उसका ध्यान रखते हुए इसका अभ्यास करना होगा और फिर कक्ष में बच्चों को सुनाना होगा। फिर एक और उद्देश्य इसके पाठ के साथ जुड़ा हुआ है, तर्क के आधार पर बातचीत करना। इस पाठ की विषय वस्तु को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको प्रश्नों के माध्यम से ऐसे अवसर मिलेंगे जब बच्चों को यह अवसर मिलेगा कि वे तर्क के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और साथ ही साथ झूले के संबंध में वो अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे और अपनी मौखिक अभिव्यक्ति भी आपके साथ देंगे। तो यदि एक शिक्षक इस पाठ को लेकर के इन 3 उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है, तब फिर वो आगे बढ़ता है कि अब जब मैं कक्ष में बच्चों के साथ रहूंगा, इस पाठ को साझा करूंगा, तो क्या मुझे किसी शिक्षण अधिगम सामग्री की भी आवश्यकता पड़ सकती है? क्या कोई TLM मैं यूज कर सकता हूं जिससे कि मैं अपनी बात को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं? शिक्षण अधिगम सामग्री की जब बात आती है तो शिक्षक के रूप में हम सबको एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य यह होता है कि जब शिक्षक को लगे कि जिस विषय वस्तु को मैं बच्चों के साथ साझा करना चाहता हूं, उसमें यदि अमुक वस्तु, अमुक चित्र, अमुक सामग्री मैं प्रयोग कर लूं, तो मैं अपनी बात को और बेहतर तरीके से बच्चों के सामने रख सकता हूं, प्रस्तुत कर सकता हूं। वहां पर शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग है वो आवश्यक हो जाता है। तो यदि शिक्षक को लगता है कि वो विभिन्न प्रकार के झूलों के चित्र बच्चों के साथ साझा कर सकता है, उन्हें दिखा सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है, उन पर बातचीत कर सकता है, तो वो उन्हें रख सकता है। अब यदि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत की जाए कि कैसे शिक्षक बच्चों के साथ कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को संपादित करेगा, तो हम सभी ऐसा करते भी हैं। जब हम अपने पाठ को लेकर के शुरुआती दौर में होते हैं तो हम एक सामान्य बातचीत करते हैं, और विशेष करके जब कक्षा 1 के बच्चों से बातचीत की जा रही हो तो यह ध्यान रखना होता है कि कक्षा 1 के बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं और उन्हें उनका ध्यान कक्ष में केंद्रित करने के लिए, इस हेतु तैयार करने के लिए कि जो कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं या जा रहा हूं, आप उस पर ध्यान से सुने, आप प्रतिक्रिया दें, आप मेरे बातों में शामिल हों। ऐसा करने के लिए पढ़ने से पूर्व हमें उनके साथ कुछ गतिविधि करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये जरूरी है। और हमारा जो प्रकरण है वो झूला है। झूले के संबंध में हमको उनसे बातचीत करनी है, और बच्चों के बाद, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ZPD में ही हम बात करेंगे, सभी बच्चे उसको समझ पाएंगे। और हमें पता है कि हो सकता है बच्चों के पास झूले के संबंध में कोई पूर्व ज्ञान हो, पूर्व अनुभव हो, पूर्व समझ हो, तो पहले हम उस पर बातचीत करेंगे। जब उस पर बातचीत हो जाएगी
कक्षा कक्ष में एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि बच्चे झूले के बारे में अपनी बात कह रहे हैं, उनको झूले के बारे में पता है, विभिन्न प्रकार के झूलों को उन्होंने देखा है, कुछ बच्चों ने झूलों पर झूला है। जब इस पर बातचीत हो गई तब अब शिक्षक यह मान लेगा कि अब हम आगे इस कविता को लेकर के बच्चों के साथ कार्य कर सकते हैं। आपके बीच से मेरठ से एक प्रश्न आया है कि अधिकतम कितने उद्देश्य रखे जा सकते हैं या रख सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें यह देखना होगा कि किसी पाठ में कितने उद्देश्य शामिल हैं। इस रिमझिम पाठ्यपुस्तक के बारे में इसीलिए इस प्रशिक्षण में हम बहुत ही विस्तार से आपसे चर्चा कर रहे हैं, एक एक पाठों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक एक अभ्यास प्रश्नों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, एक एक चित्रों को लेकर के आपसे बातचीत करेंगे, जिससे कि हम सब मिलकर के एक साझा समझ विकसित कर लें कि भाषाई दक्षता विकास के साथ साथ हम और किन किन उद्देश्यों की पूर्ति इन पाठों के माध्यम से कर सकते हैं। निश्चित रूप से जितने भी उद्देश्यों की पूर्ति एक पाठ विशेष से होगी, उसे हमें उस पाठ के उद्देश्य में शामिल करना होगा और कक्षा शिक्षण के दौरान यह प्रयास भी करना होगा कि हम उसे बच्चों के साथ साझा करें, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करें, क्योंकि वो उसी उद्देश्य से वहां पर शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि पढ़ने के दौरान की बातचीत की जाए तो आप ऊपर देखें, कविता के को लय में सुनाना जैसा हम लोगों ने उद्देश्य रखा है इस कविता का। तो निश्चित रूप से शिक्षक पहले स्वयं कविता का गायन हाव भाव के साथ करेगा। जब शिक्षक स्वयं उस कविता का गायन हाव भाव के साथ करेगा तो बच्चे उसे प्रथम स्तर पर सुनेंगे और वे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखने के लिए बहुत ही तेजी से कार्य करते हैं। उनमें यह क्षमता जन्मजात होती है अनुकरण के माध्यम से सीखना, तो वे भी उसका अनुकरण करेंगे। अगले चरण में शिक्षक बच्चों से अनुकरण वाचन कराएगा। यहां पर शिक्षक ऐसा भी कर सकता है कि एक लाइन वो गाए, फिर एक लाइन बच्चे गाएं, फिर एक लाइन वो गाए, फिर एक लाइन बच्चे गाएं, और फिर इसके बाद अनुकरण वाचन के बाद शिक्षक और बच्चे मिलकर गाएंगे, जिसे हम कहते हैं समवेत वाचन। अब समवेत वाचन का भी एक उद्देश्य है। जब शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के गाते हैं तब जो बच्चे बहुत बेहतर तरीके से प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और शिक्षक क्या करता है चालाकी से कि बोलते बोलते बच्चों के साथ गाते गाते किसी एक लाइन को पर रुक जाता है, वो नहीं बोलता, किंतु देखता है कि बच्चे तो उसी लाइन में गा रहे हैं। तो यहां पर बच्चों में एक क्षमता होती है फिर उस कविता को याद करने की, और वहां पर यदि कोई त्रुटि हो रही है तो शिक्षक उसको साथ ही साथ संशोधित भी करता है, और यह आकलन का भी एक तरीका है। जब यहां तक बात हो जाती है तो अंतिम स्तर पर दौरान की बात हो रही है, वह बच्चों को स्वतंत्र रूप से कविता सुनाने का अवसर देता है। कुछ बच्चे एक या दो लाइन याद कर लेते हैं, अगर इसी कविता को बार बार कराया जाए तो कुछ बच्चे पूरी कविता याद कर लेते हैं, तो फिर उनको अवसर दिया जाता है कि वो उस कविता को उसी लय और हाव भाव के साथ सुनाए जैसा शिक्षक ने सुनाया है, और बच्चे ऐसा करते भी हैं। तो एक जो उद्देश्य है वो हमारा यहां पूरा होता है। जब इतना कार्य बच्चों के साथ हो जाए तो पढ़ने के बाद के अंतर्गत हम बच्चों को झूला का चित्र बनाने को भी कह सकते हैं। आप सभी लोग जैसा चित्र हमने टीएलएम के रूप में वहां लगा रखा है आप उसको देखें, और या आपके पास जो अनुभव है किसी झूले का, आपके घर के आसपास यदि किसी पेड़ पर झूला लगा हो या कहीं आपने झूला हो या किसी और तरीके के झूले को आपने देखा है तो आप उसका चित्र बनाएं। जब बच्चे ऐसा कर लें तो पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं पाठ के साथ संलग्न है
उनको हल करने का प्रयास शिक्षक करेगा बच्चों की मदद से। ऐसा करने से अगर इस प्रकार की कार्य योजना हम बना लेते हैं और इसके अनुसार कक्षा शिक्षण करते हैं तो कई बातें जो हम बच्चों के साथ साझा करना चाह रहे हैं वो पूरा होता है और उस पाठ की विषय वस्तु को पुष्ट करने के लिए, रोचकता को और विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं। जैसे झूला से संबंधित कोई और कविता यदि उनको कहीं से मिल जाए, उनके संग्रह में हो, कक्षा 1 के बच्चों के स्तर का हो या जिस कक्षा में बच्चे उन्हीं स्तर का हो, तो उनको भी वो साझा कर सकते हैं। इस पाठ के संदर्भ में आपसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं, जैसे कि जो उस पाठ में दाहिनी तरफ ऊपर कुछ वर्ण और अक्षर दिए गए हैं जिसका उस पाठ में पुनरावृत्ति हुई है, तो आप उसका भी अभ्यास कराएं। और क्यूआर कोड, हर एक पाठ के प्रथम पृष्ठ पर क्यूआर कोड के माध्यम से भी कुछ सामग्री को इनर्जाइज किया गया है। हम कहते हैं ये हमारी जो पाठ्यपुस्तक है ये इनर्जाइज्ड है, अर्थात इसमें क्यूआर कोड के माध्यम से भी कंटेंट को समाहित किया गया है। और शिक्षक यदि उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और वहां पर जो विषय सामग्री शामिल की गई है उनको लेकर के बच्चों के साथ उसको साझा करते हैं, तो उस पाठ के संदर्भ में जो बेहतर समझ है वो बच्चों के साथ विकसित होती है। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके देखिएगा, इस पर हमारा एक सत्र भी है, हम बेहतर तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे। आपके बीच से गाजीपुर से एक प्रश्न आया है, समवेत वाचन क्या है? समवेत वाचन का तात्पर्य है जब शिक्षक और बच्चे दोनों मिल करके एक साथ किसी कविता का गायन करें, शिक्षक भी बोले उसी लय में और उसी लय में बच्चे एक साथ ही बोलते रहें, उन्हीं लाइनों को एक साथ दोनों मिलकर के एक साथ उस लाइन को बोलते रहें, उसे हम कहते हैं समवेत वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक स्वयं प्रस्तुत करता है, बच्चे सुनते हैं। समवेत वाचन में दोनों मिलके करते हैं और स्वतंत्र वाचन में बच्चे स्वयं अकेले करते हैं। तो इस प्रकार से हम कविता की पाठ्य योजना को बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, उसके अनुसार हम कक्षा शिक्षण कर सकते हैं। अब कक्षा शिक्षण के दौरान या अंत में यदि समझ के परख की बातचीत की जाए तो हम यदि बच्चों को कविता सुनने का अवसर दें, मतलब सुनाने का, यदि बच्चे कविता सुनाएं तो हमें ये पता चलेगा कि क्या उन्होंने जैसा उनके साथ प्रस्तुतिकरण किया गया था ठीक उसी प्रकार से, उसी हाव भाव से याद करके उसे सुना पा रहे हैं। जब उनके साथ झूला के संबंध में बातचीत की जाए और बच्चे प्रतिक्रिया दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि क्या इस पाठ से संबंधित विषय वस्तु को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया या बातचीत कर पा रहे हैं। साथ ही साथ पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जब शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर उनको पूरा कराएं तो बच्चे जिस प्रकार से उन कार्यों को कर रहे हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं मौखिक या लिखित रूप से, तो उससे यह पता चलेगा कि उनमें कितनी समझ विकसित हुई है। और यदि इस पाठ के संदर्भ में अधिगम संप्राप्त की बातचीत की जाए, लर्निंग आउटकम की बातचीत की जाए, तो हमें दो प्रकार के लर्निंग आउटकम वहां मिल रहे हैं। एक, बच्चे कविता को लय में गाते हैं, ऐसा करने में हम सफल हो पाएंगे और बच्चे ऐसा करके प्रस्तुत भी करेंगे। और दूसरा, बच्चे झूला के संबंध में अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये दोनों अपेक्षाएं हमें है कि जब हम इस पाठ को बच्चों के साथ साझा करें तो उनमें ये संप्राप्ति दिखे, परिलक्षित हो, बच्चे ऐसा कर पाएं। तो यह एक पाठ्य योजना जो कविता को लेके थी, मैंने आपके साथ साझा किया। आगे चलते हैं।
और एक पाठ योजना जो कहानी के संदर्भ में है, उस पर हम आपस में बातचीत करते हैं। कहानी पर पाठ योजना बनाने के लिए मैंने एक कहानी 7 पूंछ का चूहा, इसका चयन किया है। चलिए इस पाठ के आधार पर हम इस पाठ को कैसे बच्चों के साथ साझा किया जाए, उसके लिए एक पाठ योजना बनाते हैं। कहानी का नाम है 7 पूंछ का चूहा। अब यदि इस पाठ को लेकर के इसके उद्देश्य का निर्धारण किया जाए तो हम 3 उद्देश्य यहां भी देख पा रहे हैं। पहला, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात अपने शब्दों में सुनाना। दूसरा, स्मृति के आधार पर घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। और तीसरा, कल्पना और तर्क के आधार पर अभिव्यक्ति देना। निश्चित रूप से जब इस योजना के इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम योजना बनाएंगे, कक्षा शिक्षण करेंगे, तो अंत में हम पाएंगे कि हमारे कक्षा के बच्चों में ये क्षमताएं विकसित हो रही हैं। इसके लिए अपनी कक्षा कक्ष को और उसमें जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावी बनाने के लिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में एक 7 पूंछ वाले चूहे का चित्र ले सकते हैं। वैसे आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वहां भी एक चित्र बना हुआ है, किंतु यदि शिक्षक एक चार्ट पेपर पे एक बड़ा सा कोई चूहा और उसके 7 पूंछ ऐसा चित्र बना ले और कक्षा शिक्षण के दौरान उसको प्रदर्शित करे तो वो बच्चों के लिए ज्यादा रोचक होता है। आप इसके लिए फ्लैश कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इस संदर्भ में फ्लैश कार्ड यूज करेंगे तो वहां पर 7 फ्लैश कार्ड को यूज करेंगे, 8 भी कर सकते हैं आप, जिसपे एक में एक चूहा जिस पर 7 पूंछ बने हो उसके साथ, दूसरे में 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर बिना पूंछ का चूहा। ऐसे चित्र बने हुए फ्लैश कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो अधिगम सामग्री है ये निश्चित रूप से आपके पाठ को रोचक बनाएगी और आपके विषय वस्तु को बेहतर तरीके से बच्चों के बीच रखने में आपको सफल बनाएगी। सीखने सिखाने की बात हो तो सबसे पहले पढ़ने से पूर्व यहां पुनः हमें बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए शुरुआती दौर में बच्चों से सामान्य बातचीत की जाएगी। उनका ध्यान कक्षा कक्ष में केंद्रित करने का प्रयास किया जाएगा। वो शिक्षक की बात सुनने के लिए तैयार हों, इस हेतु उनको तैयार किया जाएगा। और उसके लिए चार्ट पेपर पर 7 पूंछ वाले चूहे का चित्र दिखाकर बच्चों से बातचीत की जाएगी। क्या आपने इस प्रकार का चूहा देखा है? क्या किसी पूंछ को 7, आप इसमें गिन के बताएं इस चूहे को कितने पूंछ हैं? क्या किसी चूहे को 7 पूंछ होते हैं? इस तरह की बात, सामान्य बातचीत आप उनसे कर सकते हैं। और जब बच्चे 7 पूंछ वाला चूहा देखेंगे और अपनी बातों को कहेंगे उस संदर्भ में, तो निश्चित रूप से उनका ध्यान भी केंद्रित होगा और वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार भी होंगे। आप चूहों के संबंध में सामान्य बातचीत भी कर सकते हैं। आपके घर में क्या चूहे हैं? चूहे क्या खाते हैं? चूहों के कितने टांग होती हैं? कितने पूंछ होते हैं? क्या उनसे हमको कोई लाभ भी है? क्या चूहों से हमें कोई नुकसान भी होता है? जैसी सामान्य बातचीत आप शुरुआती दौर में कर सकते हैं। उसके बाद जब पढ़ने के दौरान की बातचीत आती है तो पाठ में बने चित्र को दिखाते हुए कहानी के नाम तथा कहानी के बारे में अनुमान लगाने को कहें। अब आप पाठ को, जो किताब में पाठ दिया गया है जिस पृष्ठ पर, उसको दिखाएं और वहां पर जो 7 पूंछ का चूहा का जो हेडिंग है उसको छुपाएं, उसको आप ढक लें, जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी आपसे चर्चा किया था। और पूछें कि आप बताएं इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, किसके बारे में कहानी हो सकती है, इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा इस कहानी में। जैसे प्रश्नों के माध्यम से
आप बच्चों को अनुमान लगाने को कहें। जब बच्चे अनुमान लगा ले, फिर अब शिक्षक हाव भाव से उस कहानी को सुनाए, और बीच बीच में अब क्या हुआ होगा, जब उसने एक पूंछ कटवा लिया और 6 पूंछ बचे, फिर वो जब आया होगा तो फिर क्या हुआ होगा, क्या फिर उसे लोगों ने, साथी चूहों ने उसको चिढ़ाया होगा, और जब वो बिना पूंछ का हो गया फिर क्या हुआ। ऐसे 2-4 प्रश्न रखते हुए उस कहानी को शिक्षक के द्वारा सुनाया जाए। जब शिक्षक कहानी बच्चों के साथ साझा कर लें, अब पढ़ने के बाद बच्चों से कहानी को उनके शब्दों में सुना जाए। यह बहुत जरूरी है। जब बच्चे सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुनाते हैं तो उनमें कई तरीके के विकास होते हैं। जैसे स्मृति के आधार पर वो अपनी बातों को कह पाते हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं, उनके पास जो शब्दकोश है उनका वो प्रयोग करते हैं अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी बातों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं, शब्दों का उच्चारण भी शामिल होता है, इत्यादि बहुत सी क्षमताओं का विकास होता है जब हम कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उन्हें उनके शब्दों में कहानी सुनाने को कहते हैं। इस कहानी को विस्तार देते हुए आगे आप उनसे कह सकते हैं कि आप ठीक है, इसी प्रकार आप कोई 4 सूंड वाला, 3 सूंड वाला कोई हाथी हो, 3 पूंछ वाला कोई बंदर हो, या कोई और जानवर 2 पूंछ वाला, 3 पूंछ वाला, 4 कान वाला, 1 कान वाला आप बनाएं। अब देखें, जब आपने ऐसा निर्देश दिया और बच्चे इस कार्य में संलग्न हुए तो अब उनकी कल्पनाशीलता शामिल है। अब वो अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चित्रों को बनाएंगे। अब शिक्षक उनके कार्यों को देखे, पुनर्बलन करे, सकारात्मक प्रतिपुष्टि दे, और उसके साथ ही इस पाठ में जो ध्वनि या वर्ण और अक्षर पर बातचीत की गई है, जो उस पाठ में दिया गया है ऊपर दाहिनी तरफ, उसको लेकर के कार्य कराएं। इसमें आप वर्ण अक्षर ग्रिड की मदद से भी कार्य करा सकते हैं। यदि वर्ण अक्षर ग्रिड की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से आप वर्ण अक्षर ग्रिड बना लें और यहां पर कुछ शब्दों को खोजने और उनको गोल घेरा बनाने के लिए आप कह सकते हैं। जैसे आप देखिए, नाई, पूंछ जैसे शब्द, चूहा यहां दिख रहा है। अब बच्चों से कहें कि वो इनको जो शब्द आप बना पा रहे हैं इस पर आप उसको पेंसिल से घेरें। तो इस तरह का कार्य आप बच्चों से करा सकते हैं। तो ये अक्षर ग्रिड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त कार्य के रूप में आप जो वहां पर अक्षर ध्वनियां दी गई हैं या वर्णों की जो ध्वनियां हैं, आप उन पर बच्चों से अभ्यास कराएं। और इस पाठ के साथ शिक्षक से अपेक्षा यह भी रहेगी कि वे QR कोड की मदद से जो संबंधित विषय सामग्री यहां पर शामिल की गई है उसको बच्चों को दिखाएं और उस पर बातचीत करें। यह पाठ बच्चों को खुले छोर के प्रश्न करने का भी अवसर देता है। आप बच्चों से खुले छोर के प्रश्न करें, जिस पर हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की है कि ऐसे प्रश्न खुले छोर के प्रश्न कहलाते हैं, जिनके उत्तर देने के लिए बच्चे अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी जो उनकी समझ होती है उसको साझा करते हैं। जबकि बंद छोर के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसमें कि वे हाँ या ना या किसी ज्ञानात्मक या सूचनात्मक जानकारी देते हैं। तो जब बच्चों को खुले छोर के प्रश्न के माध्यम से उनको अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है
तब वे अपने शब्दों में अपनी बात को रखते हैं और उसके माध्यम से उनका भाषाई दक्षता विकसित होती है। इस पाठ को लेकर के यदि समझ को परखने की बात है तो आप बच्चों से जब कहेंगे कि आप कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं, और जब बच्चे सुनाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि उन्होंने कहानी को किस तरीके से सुना, किस तरह की समझ विकसित हुई और फिर कैसे वो उनको याद करके अपने शब्दों में सुना रहे हैं, कैसे क्रमबद्ध रूप से वो घटनाओं को बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कार्य आपने दिया है, जैसे चित्र बनाने का आपने कार्य दिया है, जब बच्चे वो कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों का अवलोकन करें, उससे भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की समझ उनमें विकसित हो रही है। और जो पाठ की विषय वस्तु है उसके बारे में जब आप बातचीत करें अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, तो भी आप पता कर सकते हैं कि जो अधिगम संप्राप्ति है या जो उनकी समझ है वो किस प्रकार से विकसित हो रही है। यदि उद्देश्य के सापेक्ष अधिगम संप्राप्ति की बातचीत की जाए, जो कि निश्चित रूप से हम ध्यान भी रखते हैं, अधिगम संप्राप्ति और उद्देश्य दोनों आपस में सहसंबंध रखते हैं। जिस प्रकार का उद्देश्य निर्धारण करके हम पाठ योजना बनाते हैं, अधिगम संप्राप्ति में भी उसी प्रकार की अपेक्षा भी हम रखते हैं। तो यहां जैसा आप देख पा रहे हैं, सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुनाते हैं। निश्चित रूप से यह अपेक्षा हमारी होगी, यह संप्राप्ति हमारे बच्चों में आ जाए। अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति करने का मतलब जब आप शुरुआत में बातचीत कर रहे हैं पूर्व अनुभव के आधार पर या उनकी जो समझ है या उनका जो ज्ञान है, तो वो अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को, यह भी पता चल रहा है। संदर्भगत प्रश्न पूछते हैं। यदि कहानी सुनाने के दौरान आपने उनसे कुछ पूछा, अनुमान लगाने को कहा, या बच्चों ने आपसे प्रश्न पूछा, तो वो भी आपको पता चलेगा कि अब हमारे बच्चों में ये क्षमता विकसित हो रही है कि वे प्रश्न पूछते हैं बीच बीच में और सही गलत के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप देखिए इस पाठ में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हम जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, वैसे ही बेहतर है। हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। चूहा लोगों की बातों में आ गया और एक एक पूछ कटाता गया और समस्या का हल नहीं हुआ, बिना पूछ का चूहा हो गया और फिर लास्ट में उसको पता चला अरे हमने तो गलती कर दी, मैं तो जैसा था वैसा ही बेहतर हूं। तो छोटी कक्षाओं में भी बच्चों को एक दूसरे बच्चे आपस में चिढ़ाते हैं। अब यहां पर जब शिक्षक खुले छोर के प्रश्न करेगा, आपके बीच से हाथरस से ये आया भी है कि खुले छोर के प्रश्न और बंद छोर के प्रश्न आप जानना चाह रहे हैं। तो जैसे बंद छोर के प्रश्न, आप इसका उदाहरण ले लें इसी पाठ से कि उस चूहे के कितने पूंछ थी, तो उत्तर आएगा 7, और अंत में उसके पास कितने पूंछ बचे, तो उत्तर आएगा 0। तो ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं और जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, ये बंद छोर के प्रश्न हैं। और खुले छोर के प्रश्न, अच्छा यह बताओ कि उस चूहे की जगह तुम होते तो क्या करते। जब आप इस तरह के प्रश्न बच्चों से करेंगे, अब वो अपनी विचारों को अपने अनुभव से, अपने जो उसकी समझ है उसके अनुसार आपको उत्तर देगा। अच्छा क्या तुम बता सकते हो कोई और ऐसा जानवर तुमने देखा है जिसकी एक से ज्यादा पूंछ होती है। अच्छा ये बताओ किन किन जानवरों के 4 पैर होते हैं, या 2 पैर वाले भी जानवर तुमने देखे हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो अपने शब्दों में अपने विचारों को, अपने अनुभवों को साझा करेगा, वो तर्क देगा। तो ये प्रश्न जो होते हैं वो खुले छोर के प्रश्न होते हैं। तो यहां पर जो एक अधिगम संप्राप्ति यह भी हो रही है साथ साथ कि सही और गलत के आधार पर निर्णय लेना। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में यह क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया है कि वे अपने जीवन में ये महसूस करें कि वो जिस स्तर पर हैं, जैसी भी ईश्वर ने उनको जो क्षमताएं दे रखी हैं, वो उसमें अपने आप को खुश रखें। कक्षा 1 के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, संभवतः वो अभी उतनी गंभीरता से इस बात को नहीं ले सकते या नहीं ले पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संदर्भ में तो बात आएगी। हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में कई प्रकार के भिन्न भिन्न पाठ दिए गए हैं। उसमें मुख्य रूप से कविता है, कहानी है, चित्र पाठ है और एक चित्र कथा भी शामिल की गई है। चित्र कथा पर बच्चों से कैसे बातचीत की जाए, इसे तो हमने आपके साथ पूर्व में साझा किया है। आइए आज एक पाठ योजना के माध्यम से इस पर बातचीत करते हैं कि यदि बच्चों को इस पाठ को लेकर के शिक्षक उनके साथ हो
तो वो किस प्रकार से योजना बना करके इसको बच्चों के साथ साझा करें। हमारे रिमझिम पाठ में एक ही चित्रकथा है, आम की कहानी, किंतु आपसे अपेक्षा है कि इस प्रकार की और चित्रकथाएं आप स्वयं निर्मित कर लें या आपको किसी अन्य साहित्य से मिल जा रही है आप उसे भी ले लें और बच्चों से बातचीत करें। चित्रकथा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है बच्चों के साथ भाषाई दक्षता विकास की। ये केवल भाषाई दक्षता विकास नहीं करता, चित्रकथा के माध्यम से उनमें कल्पनाशीलता, तर्क, चिंतन, क्रमबद्ध रूप से अपनी बात कहना, सूक्ष्म अवलोकन जैसे दृष्टिकोण पैदा होते हैं। तो यदि आम की कहानी को लेकर के हमें बच्चों के बीच में शिक्षण कार्य करना है, तो यहां पर जो हमारा उद्देश्य होगा, पहला ये हो सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, और दूसरा, जैसा मैं कह रहा था, कल्पना, तर्क, अनुभव एवं चिंतन के आधार पर कहानी निर्माण की क्षमता विकसित करना। ये जो कहानी निर्माण है, ये शिक्षक की मदद से बच्चे करेंगे। वे स्वयं अनुमान लगाएंगे, वो स्वयं पिछले चित्र को अगले चित्र से जोड़ेंगे, पिछली घटना को अगले घटना से जोड़ेंगे, और ऐसा करते हुए वो एक कहानी का निर्माण करेंगे। और इसके लिए ये जरूरी है कि एक शिक्षक जो पाठ में शामिल चित्र हैं उनके फ्लैश कार्ड बना ले। आप इसके लिए इस पूरी पन्ने को जो चित्रकथा का है, आप इसको फोटो स्टेट करा करके या प्रिंट करा करके आप उनको फ्लैश कार्ड के आकार में काट करके गत्तों पर चिपका करके बना सकते हैं, क्योंकि इसकी कई सेट की आवश्यकता होगी। यदि आप कक्ष में 4 समूह बना रहे हैं तो आपको 4 सेट चाहिए जिसकी मदद से आप कार्य करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि और कोई चित्रकथा लेके आप बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहां भी उनके जो अलग अलग चित्र हैं उनके आप फ्लैश कार्ड के माध्यम से वो सेट के रूप में बना लें। बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगा कि आप छोटे समूह में एक साथ कितने बच्चों के साथ उस कार्य को कराना चाहते हैं, उतने सेट आप फ्लैश कार्ड अपने साथ ले लें। जब सीखने सिखाने की बात आएगी तो पढ़ाने से पूर्व या पढ़ने से पूर्व हम कह सकते हैं, जैसा कहानी शिक्षण में मैंने आपके साथ साझा किया था कि कहानी सुनाने के दौरान यदि ऐसा लगता है कि कोई शब्द कठिन है जिसका अर्थ बच्चे नहीं जानते, या अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, तो वो पहले ही आप कर लें। जैसे यहां पर गुलेल, चित्र में एक जगह गुलेल दिखाया गया है, कौवा है, बागीचा है, गिलहरी है, आम के बगीचे की बात की गई है, चिड़ियों का घोंसला है। इसको लेकर के आप बच्चों से एक सामान्य बातचीत करें। क्या आपने इसको देखा है? कहाँ देखा है? गिलहरी कहाँ रहती है? कैसी होती है? क्या खाती है? चिड़ियों का घोंसला देखा है? चिड़ियाँ अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? किस किस के घर के आसपास बागीचा है? किन किन चीज़ों का बागीचा है? गुलेल से हम क्या करते हैं? गुलेल कैसे बनाया जाता है? ऐसी सामान्य बातचीत आप बच्चों से करें। जब इस तरह की सामान्य बातचीत आप बच्चों से करेंगे तो जो विषय वस्तु आप उनके साथ साझा करना जा रहे हैं उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे, फिर आपको आगे बातचीत करने में मदद मिलेगी। अब पढ़ने के दौरान की यदि बातचीत आए तो पाठ में शामिल चित्रों को दिखाते हुए कविता के बारे में अनुमान लगाने का अवसर दिया जाए या दिया जाएगा। शिक्षक क्या करेगा कि या तो फ्लैश कार्ड जो आपने बना रखा है उसका एक सेट निकाल लें और एक एक फ्लैश कार्ड दिखाएं और बच्चों से पूछें कि इसमें क्या हो रहा है, फिर दूसरा दिखाएं इसमें क्या हो रहा है, फिर तीसरा दिखाएं इसमें क्या हो रहा है। तो एक एक चित्र भी आप दिखा सकते हैं, किताब की मदद से भी उस कार्य को कर सकते हैं। जब बच्चों के पास भी किताबें खुली हुई हैं कि पहले चित्र में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, और फिर जब आपने उन सारे चित्रों पर अलग अलग बातचीत कर लिया,
अब उस पर सम्मिलित रूप से बातचीत करें। जो यहां संदर्भित किया जा रहा है कि हर एक चित्र में दर्शाए गए घटना पर बातचीत करते हुए बच्चों से उनकी मदद से कहानी निर्मित की जाए। तो शुरुआती दौर में पहले आप चित्रों को अलग अलग दिखाएंगे, उन पर बातचीत करेंगे, फिर क्रमबद्ध रूप से आप उनको जोड़ते हुए फिर आप सम्मिलित रूप से कहानी बनवाएंगे। और पढ़ने के बाद फिर आप जो आपने शुरुआत में टीएलएम ले रखा है, शिक्षण अधिगम सामग्री, उसकी मदद से बच्चों को छोटे समूह में बिठा करके फ्लैश कार्ड दें और अब उनसे कहें कि जिस तरीके से हम लोगों ने कहानी देखा जो किताब में दी गई है, या जिस तरीके से आप लोगों ने कहानी बताया, हम लोगों ने मिलकर के कहानी को बनाया, अब उसी क्रम में आप इस चित्र को लगा दीजिए और बच्चे समूह में काम करेंगे। जिस समूह का सबसे पहले हो जाए उसके लिए आप ताली बजवाइए, क्लैपिंग करिए, उनको सकारात्मक प्रतिपुष्टि दीजिए। और जिन्होंने सही लगाया वो दूसरे, अगर दूसरे ग्रुप वाले नहीं लगा पा रहे तो उन्हीं बच्चों को कहिए आप जाके उनको मदद करें। आप केवल यहां पर मार्गदर्शक की भूमिका में हो और सफल होना और मदद करना, ये दोनों कार्य बच्चे करें आपस में। पीयर लर्निंग के कॉन्सेप्ट को आप वहां पर ध्यान रखिए। और फिर अंत में आप बच्चों से उनकी कहानी को, जो कहानी उन्होंने अभी बनाई है, समझी है, आपके साथ साझा किया है, आपने उनके साथ मिलकर बनाया है, आप उनको कहिए, आप अपने शब्दों में उस कहानी को बताइए। यहां पर वो फ्लैश कार्ड की मदद से भी बोल सकते हैं और बिना उसको देखे भी बोल सकते हैं। दोनों तरह का अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। और फिर जो भी कहानी हम लोगों ने साझा किया, जो चित्रकथा साझा किया और जिस पर हम लोगों ने बच्चों के साथ कार्य किया, उसमें शामिल कोई पात्र है, आप उसका चित्र बनवा लीजिए। कौवा है, गिलहरी है, कोई अन्य पात्र है, आप किसी पे भी चित्र बनवा लीजिए। चिड़िया है, घोंसला है, पेड़ है, किसी पे भी बच्चों को कहिए आप चित्र बनाइए। अब वो अपने कार्य को वहां पर लिखित रूप से प्रस्तुत करेंगे। आपसे यह अपेक्षा रहेगी कि जो उस पाठ में क्यूआर कोड दिया गया है उसके माध्यम से भी जो सामग्री वहां पर रखी गई है उसको आप बच्चों के साथ साझा करें और उनकी परख कितना उन्होंने समझा तो उनसे उनकी जो कहानी है उसको सुना जाए। जब बच्चे कहानी सुनाएंगे तो आप उनसे इस बात को जान पाएंगे कि उनकी किस प्रकार की समझ विकसित हुई है। और चित्रों को घटनाक्रम के अनुसार लगाया जाए। जब बच्चे चित्रों को घटनाक्रम के अनुसार लगाएंगे तो वहां भी यह पता चलेगा कि क्या वे कहानी को ध्यानपूर्वक, जो चित्रकथा के माध्यम से हम लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसको वो समझ पाए, क्या वो उसको लगा पा रहे हैं। ठीक। और अधिगम संप्राप्ति के रूप में हम ये देख सकते हैं कि तर्क, चिंतन और अनुभव के आधार पर बच्चे कहानी का निर्माण कर रहे हैं और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। ये अधिगम संप्राप्ति हमको मिल रही है। ठीक। तो आपने देखा कि जो भी पाठ्य योजना हम लोगों ने बनाया, आपस में साझा किया, इन सभी में बच्चों को सुनने का भी अवसर मिला, बोलने का भी अवसर मिला, पढ़ने का भी अवसर मिला, चाहे वो चित्र पढ़ रहे हैं या शब्दों को पढ़ रहे हैं, और लिखने का भी अवसर मिला, चाहे वे चित्र ही बना रहे हैं या कोई शब्दों में कुछ लिख रहे हैं। तो यदि इसी प्रकार हम शिक्षण योजना बनाएं, बच्चों के साथ इसी के अनुसार कक्षा शिक्षण संपादित करें, तो हम उनमें अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करने में सफल होंगे और जो हमारा पाठ को लेकर के संदर्भित उद्देश्य है या जो अधिगम संप्राप्ति हम उनमें देखना चाहते हैं, हम उसमें सफल होंगे। आपके बीच से एक और प्रश्न रखा गया है, पीयर लर्निंग। आप शायद पीयर लर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं। पीयर लर्निंग, जैसा ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है जब एक बच्चा अपने सहपाठी से सीखता है, लेकिन पीयर में एक बात और छुपी हुई है। जो सिखाता है बच्चा, वो जिसको सिखाता उससे एक ऊपर स्तर पर होता है। तो सापेक्षता में जो बच्चा ज्यादा जानता है वो अपने से कम जानने वाले को सिखाने के लिए संलग्न होता है और शिक्षक ऐसा अवसर देता है। जो बच्चा कर पा रहा है और जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो जो बच्चा कर पा रहा है उसको कहता है कि जो नहीं कर पा रहा तुम उसके साथ बैठ जाओ, उसकी मदद करो। तो अब वो जो दोनों सीखते हैं आपस में और वो उसको सिखाता है और वो सीखता है, इसको हम कहते हैं पीयर लर्निंग।
और इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कक्षा कक्ष में। हम सभी शिक्षकों को हमेशा पीयर लर्निंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने सुना होगा, खग जाने खग की ही भाषा। खग का तात्पर्य चिड़िया से है। चिड़िया चिड़िया की भाषा जानती है। एक चिड़िया क्या बोल रही, दूसरी वो समझ रही है। तो ये कहा जाता है कक्षा कक्ष में भी बच्चे बच्चे की भाषा, वो जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से अपनी बात को कहते हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो बेहतर समझते हैं। हो सकता है शिक्षक अपनी बात बेहतर तरीके से बच्चों से न साझा कर पाए, या कुछ ऐसा मानक भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, और जब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से समझ रहे हैं और समझा रहे हैं और बड़े अपने आप में आपस में सहज महसूस कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है, खग जाने खग की ही भाषा, जो पीयर लर्निंग का आधार है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट यहां चलता है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जब बच्चे अपने एक दूसरे से ऊपर नीचे के स्तर पे होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं, तो वो एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं कि इसने सीख लिया तो मैंने क्यों नहीं सीखा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और दोनों से तालमेल रहता है और वो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं। जो सिखाता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और जिसके साथ वो सीखता है उसके साथ दोस्ती बेहतर होती है, और उसके साथ एक बॉन्डिंग होती है, और जब वो भी सीखता है तो दोनों और घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो ये जो शब्द आपने पीयर लर्निंग पर कहा, ये बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पीयर लर्निंग की मदद से, बार बार कहा जाता है कि शिक्षक संदर्भ एक मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए। शिक्षक 40 मिनट की कक्षा में हर एक बच्चे तक पहुंच नहीं सकता। टीचिंग और कोचिंग में अंतर होता है। टीचिंग में हम कहते हैं 1 to many और कोचिंग में कहते हैं 1 to 1। तो 1 to 1 हम एक क्लास में 40 मिनट में हर बच्चे तक पहुंचने में यदि अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असहज भी कह सकते हैं और समय की बाध्यता भी कह सकते हैं, तो वहां पर जो पीयर लर्निंग है ये बहुत मदद करती है शिक्षक को। वो उन बच्चों की मदद से सारे बच्चों तक पहुंच जाता है कि जो कर पाने में सक्षम है। ठीक, आगे चलते हैं। तो जो बातें हमने आपके साथ आज साझा किया, उसी को लेकर के हम लोग कुछ कार्य करेंगे जो आज का हमारा काम होगा। सत्र में जो हम लोगों ने पाठ योजना चर्चा की, उसके आधार पर जो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से हम लोगों ने 3 पाठों को लेकर के चर्चा किया, आपसे अपेक्षा है कि आप किसी एक पाठ को लेकर के, जो ये 3 पाठ हमने जो साझा किया, इसके अलावा किसी एक अन्य पाठ को लेकर के एक पाठ योजना तैयार करिएगा और इसको अपने डाइट के साथ साझा कीजिएगा। जो पाठ योजना आप तैयार कीजिएगा उसी के आधार पर उसको आप देखिएगा कक्षा कक्ष में कैसे वो लागू होती है, कैसे एप्लीकेबल होती है, क्या उससे आप सफल हो पा रहे हैं। तो उसको करने के लिए फिर आप एक कक्षा शिक्षण संचालित करिए। ये कक्षा शिक्षण वर्तमान में आप कक्षा कक्ष में तो कर नहीं पाएंगे, तो आप अपने घर के आसपास या घर में आपके बच्चे हैं, आप उनको बिठा लीजिए और इस योजना के साथ उनके साथ कार्य करिए, और फिर देखिए कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब आप पूरी योजना बना करके, और सारी जो फ्लैट कार्ड को इकट्ठा करना है या चार्ट पेपर पे चीज़ों को बनाना है, वैसे बना करके व्यवस्थित तरीके से उन्हीं चरणबद्ध तरीके से आप उनके साथ बातचीत कीजिए, और फिर जो आपका अनुभव है आप उसको भी लिख करके साझा करिए। एक और आपसे अपेक्षा है कि आप इसको लिख करके बताएं कि यदि बच्चों की भाषाई समझ का आकलन किया जाए तो हम किन किन तरीकों से या किन किन गतिविधियों से या क्या क्या करें कि हम उनकी भाषाई समझ का आकलन कर पाएं, कौन कौन से उनको अवसर दिए जाएं जिसके आधार पर हम उनके भाषाई समझ का आकलन कर पाएं। इस पर अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। आज के सत्र में आप हमसे जुड़े, अपनी बातों को आपने रखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे अपेक्षा है कि यदि कोई भी संशय या किसी भी प्रकार का कोई जानकारी आपको इस संदर्भ में जो रिमझिम पाठ्य पुस्तक को लेकर के हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसके संबंध में चाहिए, तो आप अगले सत्रों में हमारे साथ साझा करें। हम बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको अपने अनुभव से और अपनी समझ से अवगत कराने का प्रयास करेंगे, और यह भी प्रयास करेंगे कि हम और आप जिन मुद्दों पर हम कार्य करने के लिए अग्रसर हैं, हम एक ही स्तर पर आए रहें, ताकि जिन शिक्षकों के साथ आगे हमें बातचीत करना है वे पूरी तरीके से लाभान्वित हों और हम एक बेहतर कार्य कर पाएं।
आप सबको इस सत्र में बने रहने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।